Assalamualaikum everyone. I hope you are doing good. Welcome to Biological Concept. Today we are going to discuss about the enzymes. कि enzymes क्या होते हैं, biology में इनका क्या रोल है और हम इनके बारे में कितना जानते हैं. Before discussing about the enzymes, first of all we'll discuss about the मेटाबॉलिज्म कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर रोल जो एंजाइम का होता है वो मेटाबॉलिज्म में होता है. सो मेटाबॉलिज्म बेसिकली हम टर्म यूज़ करते हैं जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं या जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, उन सबको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म. ठीक है, मेटाबॉलिज्म का बेसिक जो मीन है वो है चेंज. उसका मतलब जो है वो चेंज है और इब्न नतीस ने ये वर्ड डिराइव किया था. मेटाबॉलिज्म दो टर्म से मिलकर बना है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म. ठीक है, कैटाबॉलिज्म जो हमारे पास है इसमें क्या होता है कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो कट डाउन होते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल में. ठीक है, उनसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं. जैसे कि हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारी ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है, सांस लेने का अमल होता है. इसमें क्या होता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं. मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लेके जा रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे होते हैं. तो जो हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेके जा रहे होते हैं उसमें से जो वो बाइंड करती है एक लार्जर मॉलिक्यूल, दैट इज द 6 कार्बन ग्लूकोज कंपाउंड. ठीक है, C6H12NO6. ठीक है, ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड करती है तो एक स्मॉलर मॉलिक्यूल बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम एक्सहेल कर देते हैं, और बाकी जो बाय प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं वो है वाटर और एनर्जी. कैटाबॉलिज्म में बेसिकली एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि लार्जर मॉलिक्यूल से स्मॉलर मॉलिक्यूल बन रहे होते हैं, जो बॉन्ड है वो टूट रहे होते हैं, तो इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. जबकि एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म इज टोटली ऑपोजिट टू द कैटाबॉलिज्म. इसमें क्या होता है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है वो कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं. ठीक है, और इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है, मतलब इस्तेमाल की जाती है. जैसे कि सिंपल अगर प्रोसेस देखें हमारे सराउंडिंग में जो होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है. प्लांट जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उससे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. और इसमें जो है वो लार्जर मॉलिक्यूल बन रहा होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल को यूज करके. ठीक है, और इसमें जो एनर्जी यूज होती है वो सनलाइट की फॉर्म में होती है. ठीक है, आपने आमतौर पर सुना होगा कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट का वो ऑब्जॉर्व करता है सनलाइट को, दैट इज द क्लोरोफिल. बेसिकली ये जो प्लांट के लीव्स होते हैं उसके मेसोफिल टिश्यूज में ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा होता है. ठीक है, और साथ में जो स्मॉलर मॉलिक्यूल है जैसे कि 1 कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं, एक लार्जर मॉलिक्यूल जो 6 कार्बन कंपाउंड है ग्लूकोज, और साथ में जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑक्सीजन एंड द वाटर. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक और हमारे पास एग्जांपल है. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में कंबाइन होते हैं विद द कंजप्शन ऑफ एटीपी, दैट इज द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है, इसको इस्तेमाल करके क्या बनाते हैं, सुक्रोज, एंड द बाय प्रोडक्ट इज द वाटर. ठीक है, तो इसमें भी एक लार्जर कंपाउंड बन रहा है सुक्रोज. ठीक है, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, चाहे वो रिस्पायरेशन का हो, डाइजेशन का हो, एक्सक्रीशन का हो, उसमें जितने भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं एंजाइम्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं. अब हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि एंजाइम्स एक्ट कैसे करता है. मतलब ये जो सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, जितने भी जो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड यूज हो रहे हैं इन प्रोसेसेस में, इनको बनाना, इनको तोड़ना, इनको बनाने और तोड़ने में एंजाइम कैसे रोल प्ले कर रहा है, कैसे उनके साथ बाइंड कर रहा है, कैसे प्रोडक्ट बना रहा है, वो हम देखेंगे कि उसका मैकेनिज्म क्या है. ठीक है, तो एंजाइम्स का बेसिकली पूरा का पूरा पार्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहा होता किसी भी जो है वो केमिकल रिएक्शंस में. बेसिकली एंजाइम का एक स्मॉल पोर्शन जिसे हम एक्टिव साइट बोलते हैं, ठीक है, वो इन्वॉल्व हो रहा होता है सबस्ट्रेट के साथ और उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है. एंजाइम्स और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड करते हैं. बेसिकली एंजाइम्स की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट आपस में बाइंड करके क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. मतलब कि ये जो दोनों का कॉम्बो बनेगा, आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं. जब ये दोनों बाइंड कर लेंगे तो हमारे पास एक जो कॉम्बिनेशन बनेगा, एक जो पूरा इनका बाइंडिंग होने के बाद जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम बोलेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका होता है इसके बाद क्या होता है कि एंजाइम्स अपना एक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करता है और एंजाइम्स जो है वो उस सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्रोडक्ट में. खुद एंजाइम्स में कोई चेंज नहीं होती है, आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं एंजाइम्स वैसा का वैसा है, लेकिन जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब उसमें चेंज आ गया. इसके लिए दो तरह के मैकेनिज्म दिए जाते हैं कि एंजाइम्स कैसे एक्ट करता है. एक हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल है. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द लॉक एंड की मॉडल. क्या इसमें कॉन्सेप्ट दिया गया हमें, लॉक एंड की मॉडल नाम से शो रहा है जैसे हर एक लॉ का स्पेसिफिक जो है वो की होती है.
इसी तरह एंजाइम्स का भी यही कॉन्सेप्ट दिया गया था सबसे पहले कि हर एंजाइम जो स्पेसिफिक है हर एक सबस्ट्रेट के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि एक एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाएगा और उसको जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो एंजाइम्स की एक्टिव साइड है उसकी एक प्रॉपर ज्योमेट्री होती है, उसकी प्रॉपर शेप होती है और उसी शेप का ही सबस्ट्रेट आके उसके साथ बाइंड करेगा जिसे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। कोई भी एंजाइम जो है वो किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो ये जो है वो कहा गया था लॉक एंड की मॉडल में। जो दूसरा हमारे पास मॉडल है वो हमारे पास है इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है, इंड्यूस फिट मॉडल में क्या बताया गया था, वो ये थोड़ा सा ऑपोजिट है लॉक एंड की मॉडल से, क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स की नेचर है वो प्रोटीन होती है, हम सबको पता है अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब जो प्रोटीन है अमाइनो एसिड में जो बॉन्डिंग होती है वो कौन कौन सी होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं या फिर वैन डर वाल्स फोर्सेज होती हैं। तो ये जो है वो थोड़ी बहुत चेंजेबल होती है, इनको हम बेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो एंजाइम्स की एक्टिव साइड है उसकी ज्योमेट्री में थोड़ी बहुत चेंजेस आ सकती है, मतलब कि इतना ज़्यादा स्पेसिफिक एंजाइम नहीं होता जैसे लॉक एंड की मॉडल में बताया गया था। ठीक है, तो एंजाइम की जो शेप में थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, वो कॉन्सेप्ट दिया गया था इंड्यूस फिट मॉडल में कि एंजाइम थोड़ा बहुत अपनी जो एक्टिव साइड की ज्योमेट्री है उसको सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। अब आगे जो हमारे पास आता है वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स एक्शन, जो हमने दोनों के बताए उसको ओवरव्यू एक ले लेते हैं इस डायग्राम के थ्रू। जैसे यहाँ पे आप देख सकें तो लॉक एंड की मॉडल में सबसे पहले एंजाइम्स है, एंजाइम की जो एक्टिव साइड है उसकी स्पेसिफिक शेप है और उसी शेप का ही सबस्ट्रेट आके उसके साथ बाइंड कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इंड्यूस फिट मॉडल में अगर इसकी डायग्राम को देखो तो एंजाइम्स की क्या है शेप, एक्टिव साइड की जो ज्योमेट्री है वो थोड़ी बहुत चेंज है एज कम्पेयर टू सबस्ट्रेट। ठीक है, लेकिन जब ये इसके साथ बाइंड करेगी तो एक्टिव साइड थोड़ी बहुत अपने आप को मॉडिफाई कर लेगी और इसके साथ बाइंड करके इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगी। सो दैट वाज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। द नेक्स्ट इज द एंजाइम्स के एंजाइम्स खुद किस तरह के होते हैं, उनकी किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विल डिस्कस वन बाय वन। एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट हैं, जैसे आप केमिस्ट्री के डिफरेंट रिएक्शंस में जो है वो डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करते हैं, वैसे ही जो एंजाइम्स है वो बायोकेमिकल रिएक्शन है, बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके अंदर जो है वो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहे होते हैं और ये जो है वो प्रोटीन इन नेचर होते हैं, इनकी जो नेचर है वो प्रोटीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। पहली जो नेचर है वो प्रोटीन है, अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं ये, और इन्हें सेल्स खुद बनाते हैं बाय टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल दैट इज द डीएनए इन योर बॉडी। अच्छा, दूसरा हमारे पास आ जाता है कैटलिस्ट। एंजाइम कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं, मतलब कि जो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको स्पीड अप करते हैं। तीसरी जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो स्पेसिफिक फॉर द रिएक्शन, जैसे हमने लॉग इन की मॉडल में पढ़ा था कि एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन में, एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही प्रोसीड करेंगे, वो ऐसा नहीं आता कि रिएक्शन में आ जाएंगे। इंड्यूस फिट मॉडल में दो हमने पढ़ा कि थोड़ी बहुत चेंजेस लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एंजाइम पूरा का पूरा जो है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। यूज इन स्मॉल अमाउंट एंजाइम्स, बहुत जैसे कैटलिस्ट हम बहुत थोड़ी सी अमाउंट में यूज करते हैं ना केमिकल रिएक्शंस के लिए, वैसे ही एंजाइम की वो थोड़ी सी अमाउंट भी जो है वो इनफ होती है किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए। स्पेसिफिक एक्टिव सेंटर होता है एंजाइम की, जैसे एक्टिव साइट की हमने बात की थी, एक स्पेसिफिक जो है वो रीजन होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करता है, तो वो पूरी की पूरी एक्टिव साइट बाइंड नहीं होती, उसका एक स्मॉल पोर्शन होता है जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, उसे हम बोलते हैं एक्टिव सेंटर, जो स्पेसिफिक एक्टिव सेंटर है किसी भी एंजाइम का। द नेक्स्ट इज द सेंसिटिविटी। एंजाइम जो है वो सेंसिटिव होते हैं चेंजिंग ऑफ द टेम्परेचर, पीएच एक्सेट्रा, मतलब अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे, पीएच जैसे आपको बॉडी का टेम्परेचर अगर चेंज हो जाए, जैसे ह्यूमन बॉडीज की जो रेंज है वो क्या है 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर उससे ऊपर हो जाता है या नीचे हो जाता है तो क्या होता है, हम फीवर की कंडीशन से कंसिडर करते हैं कि वो एबनॉर्मल कंडीशन है, विल हैव टू टेक मेडिकेशन। सेम इस केस विद द एंजाइम्स की अगर हम उसकी इन्वायरमेंट चेंज कर देंगे, मतलब उसका पीएच या टेम्परेचर चेंज कर देंगे, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाएगा, टूट जाएगा और उसकी फंक्शनैलिटी भी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन अपना परफॉर्म नहीं करेगा या फिर फंक्शन परफॉर्म ही नहीं करेगा। ठीक है, एंजाइम्स की कुछ टाइप्स होती हैं, जैसे इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स, नाम से जो है इंट्रासेलुलर जो एंजाइम्स होते हैं वो सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं, मतलब कि सेल के अंदर ही सिक्रीट किए जाते हैं, उनका फंक्शन सेल के अंदर ही होता है। जबकि एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं वो आउटसाइड द सेल, मतलब जो टिश्यू स्पेसेस होती है वहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल आ जाती है हमारे पास लाइपेजेस, अमाइलेजेस और पेप्सिन जो एंजाइम है वो सेल के अंदर नहीं होते बल्कि टिश्यू स्पेसेस में काम कर रहे होते हैं।
आगे हमारे पास आ जाता है रिमेन अनइफेक्टेड, एंजाइम खुद चेंज नहीं होता। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे वॉशिंग मशीन दैट यू यूज फॉर वॉशिंग योर क्लॉथ। जैसे क्लॉथ अगर आप डर्टी डालेंगे तो वो क्लीन अप होके मतलब क्लॉथ चेंज हो जाएंगे, उनकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाएगी, वो क्लीन हो जाएंगे, लेकिन उस वॉशिंग मशीन पे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट विल रिमेन अनइफेक्टेड। सेम इस केस विद द एंजाइम्स के एंजाइम जो होते हैं वो कंज्यूम नहीं होते, खुद खत्म नहीं होते, ना ही चेंज होते हैं, बल्कि वो सिर्फ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद खुद अलग हो जाते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आता। लो द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को ये कम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, विल डिस्कस एट द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर। सिंपल सा बता देती हूँ कि ये एनर्जी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है। अच्छा, एंजाइम्स इनहिबिटर्स, सम सब्सटेंस इंटरैक्ट विद द एंजाइम्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम वर्किंग। ठीक है, ये ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे कुछ पॉइजन्स होते हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को बंद कर देते हैं कि वो प्रॉपर्ली काम ना करें। जैसे कोई पॉइजन्स हो गए, कुछ ड्रग्स हो गए, कुछ ऐसे मेडिसिन आपने ले ली या कुछ ऐसा केमिकल आपने ले लिया, ठीक है, जो कि हेल्दी नहीं है, तो वो डेफिनेटली एंजाइम्स की एक्टिविटी को जो है वो खत्म कर लेगा और उसके साथ में क्या होगा कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग भी जो है वो खराब हो जाएगी। नीड जो हमारे पास उन्हें कुछ हेल्प चाहिए होती है, जैसे हमको फैक्टर्स कहते हैं, या कुछ फैक्टर्स उन्हें चाहिए होते हैं एंजाइम्स को अपने फंक्शंस को, जैसे एंजाइम हेल्प कर रहे हैं ना रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने में, उसे अच्छे से चलाने में, तो एंजाइम्स को भी खुद भी कुछ हेल्प चाहिए होती है अपने फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि कोफैक्टर आ जाते हैं। कोफैक्टर बेसिकली नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो कि एंजाइम के साथ टेम्परेरीली चेंज बाइंड नहीं होते, बल्कि परमानेंटली उसके साथ बाइंड होते हैं और उसको प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हर वक्त चाहिए होते हैं एंजाइम्स को। ठीक है, वो मतलब अगर हम उसको फैक्टर को रिमूव कर देंगे तो एंजाइम की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, वो काम नहीं करेगा, उसका स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ कोफैक्टर ऐसे होते हैं जो टेम्परेरीली जो है वो उसके साथ बाइंड करते हैं और हम उसे रिमूव कर दें तो ऐसे एंजाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो उसके साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाते हैं कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स जो होते हैं ये विटामिन से ड्राइव्ड हैं और ये एंजाइम से रेडिली जो है वो हम बहुत इजीली इन्हें रिमूव कर सकते हैं, इसका भी रिमूवल से एंजाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एक्टिवेटर्स कुछ ऐसे मेटल्स आयंस होते हैं जो कि एंजाइम्स की एक्टिविटी को और बहुत ज़्यादा अच्छा कर देते हैं, बहुत स्पीड अप कर देते हैं। जैसे जिंक आयरन हो गए, जिंक Zn+2 या आयरन Fe2+ या Fe3+, ये जो होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं। नेक्स्ट इज जैसे कि यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो कि ये जो रेड कलर में शो हो रहा है ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि हर वक्त एंजाइम के साथ अटैच रहता है, इसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे देखें तो कोएंजाइम जो है ये आ जाता है, ये मतलब एक्टिव साइड पे नहीं है, मतलब इसकी मेन फंक्शन कहाँ पे हो रहा है एंजाइम का, एक्टिव साइड पे। तो इसको अगर हम जब ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, जब ये कोई रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो अगर ये रिमूव कर भी देगा तो ऐसा जिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे आ जाता है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है। जैसे कि अगर सिंपल एग्जांपल आपको दे दूं तो आग जलाने के लिए आपको क्या कि स्टार्ट में क्या कर थोड़ी सी आग जलानी पड़ती है, फिर आग बार बार आपको मैच बॉक्स यूज नहीं करनी पड़ती, वो खुद ही जो है वो आग जलती रहती है। तो सेम इस वो जो स्टार्ट में थोड़ी सी एनर्जी हम देते हैं, ठीक है, किसी भी बर्नर को ऑन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो वो हमारे पास क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, बाकी रिएक्शन खुद ही चलता रहेगा। तो वो जो एक्टिवेशन स्टार्ट में हम दे रहे हैं, ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा ये कम कर देता है और रिएक्शन को बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देता है। जैसे कि एक और एग्जांपल हम इसमें ले लेते हैं, जैसे वॉशिंग ऑफ द क्लॉथ्स बाय हैंड करें या मशीन से करें। बाय हैंड करेंगे तो हमें उसको स्टार्ट या उसको प्रोसीड करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन इसी तरह अगर हम कोई मशीन ले लेते हैं, कोई टूल ले लेते हैं उसको टू वॉश द क्लॉथ्स, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा कि हम बहुत इजीली और बहुत कम एनर्जी यूज़ करते हुए हम वो जो प्रोसेस है हमारा उसे प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बायो के टर्म में एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए विदाउट एंजाइम वो कितनी है, 86 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये कैटलिस्ट के बगैर, एंजाइम के बगैर इतनी एनर्जी है। लेकिन अगर इसी के साथ हम एनर्जी ले लेते हैं, एनर्जी अगर हमें सिर्फ लगानी है 1 kg पर मोल, ठीक है, तो वो
उसके लिए हमें चाहिए होगा एंजाइम, ठीक है। एंजाइम की प्रेजेंस में हमारी सिर्फ इतनी एनर्जी लगेगी, तो बहुत कम एनर्जी है जो हम यूज करेंगे बाय यूजिंग द एंजाइम्स। ये हम ग्राफ के थ्रू भी देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास ए बी दो रिएक्टेंट है, ठीक है। अगर हम विदाउट एंजाइम यूज करेंगे तो ये काम देखें कितनी ऊपर जा रही है, मतलब इतनी ज्यादा हमें एनर्जी चाहिए होगी इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम एंजाइम्स यूज करते हैं विद एंजाइम तो इसकी एनर्जी बहुत कम हमें यूज होगी इसको प्रोडक्ट में करने के लिए। आगे आ जाते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स के। एंजाइम्स कुछ एंजाइम की क्लासिफिकेशन इस तरह से है कि कुछ एंजाइम स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स को ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कैटालिसिस एंजाइम कैटालाइसिस करते हैं, जैसे कैटाबॉलिज्म का हमने कहा था, कट डाउन होते हैं लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर में, तो ये जो है वो कैटालाइज करते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जैसे कि H2O2 उसको ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह प्रोटीएजेस एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन नाम से ही शो रहा है, प्रोटीएजेस प्रोटीन को कन्वर्ट करते हैं अमाइनो एसिड में, ठीक है। और ये वाटर की प्रेजेंस में ये सारा काम करते हैं और साथ में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अमाइलेजेस जो है ये डाइजेशन के एक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जितना भी आप मील लेते हो फूड लेते हो उसको डाइजेस्ट करने में अमाइलेजेस इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। लाइपेजेस जो है कन्वर्ट करते हैं लिपिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल में ये कन्वर्ट करते हैं। और स्पेसिफिटी जो एंजाइम्स की होती है स्पेसिफिसिटी वो डिटरमाइन करती है शेप को, कि एक्टिव साइट की शेप किस तरह की होगी और जो होगी उसकी एक्टिव साइट की शेप की स्पेसिफाई करती है कि कौन सा सबस्ट्रेट आएगा इसके साथ बाइंड करेगा। जैसे एक्टिव साइट की शेप जैसी होगी वैसा ही सबस्ट्रेट उसे चाहिए होगा, इसके अलावा वो किसी भी तरह के जो है सबस्ट्रेट को वो बाइंड नहीं करेगी अपने साथ। थोड़ी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी ला सकती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। So that was all about the enzymes. I hope you cleared all your concept. Thank you so much for watching my video. If you really like this video or you need any type of notes, you can contact me on Facebook link that is mentioned on my profile. Don't forget to like, subscribe and share it with your friends. Thank you so much.